Recent. हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको पीछे तक? लास्ट लाइन। अ, सबसे पहले तो राजीव जी को धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। और जब आपका फ़ोन आया तो नॉर्मली इस तरीके के प्रोग्राम्स में मैं एकदम नहीं जाता हूँ, लेकिन जब फ़ोन आया और मैंने इनके दो तीन सेंटेंसेस सुने तो फिर मैंने इनको तुरंत विदाउट एनी डिबेट और आर्गुमेंट मैंने इनको कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। उसकी दो तीन वजह थी। पहली वजह ये थी कि जब मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था उस समय कोई कोचिंग कल्चर नहीं था। उस समय हम दो तीन फ्रेंड्स है ना, आपस में बैठ करके एक दूसरे की सहायता करते थे और एक दूसरे को पढ़ाते थे। मैंने देखा कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर जब इंटरमीडिएट मैंने पास किया तो हमारे जिस मोहल्ले में मैं रहता था, जिस लोकेलिटी में था, उसमें ये था कि ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। तो मैं एक दिन जा रहा था सड़क पर, और एक फैमिली थी, उसका बच्चा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। उसकी मदर ने रोका और कहा कि क्या आप मेरे बेटे को कुछ गाइड कर देंगे? तो हमने कहा ठीक है, कर देंगे, भेज दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो वो मेरे पास आता था मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, और 1 घंटे 1.5 घंटे जैसा भी उसका स्टेमिना हो, क्योंकि हमारा स्टेमिना तो बहुत था, फिर मैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करता था। उसने हार्डली 1 हफ्ते के बाद पूछा कि सर मेरा एक और फ्रेंड आना चाहता है, आ सकता है क्या? हमने कहा बुला लो भाई, उसको बुला लो। घंटे तो उतने ही हैं। फिर 1 हफ्ते और बीते कि उन दोनों ने कहा कि सर 3 बच्चे और आना चाहते हैं, आ सकते हैं क्या? तो हमने कहा भी बुला लो, लेकिन बस अब यही है कि अब ज़मीन पे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब तो चेयर्स हैं नहीं हमारे पास। तो ये इस तरीके से करीब 6 बच्चे थे है ना, जो मैथ्स पढ़ रहे थे। और मैं इनफैक्ट अपनी सिस्टर के घर रहता था। मेरे जीजा जी कहीं बाहर जॉब में थे, वो आए और उन्होंने देखा कि ये 6 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझसे पूछा कि ये क्या है? तो हमने कहा कि बच्चे हैं, आके पढ़ रहे हैं मैथ्स, है ना, हमें आती है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई करो। तो हमने कहा हमारी भी पढ़ाई हो रही है। तो उन्होंने कुछ भी बात किया हो सिस्टर से, फिर जो उनका मकान था उसके ठीक सामने 2 कमरे का उनका एक और मकान हुआ करता था। उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ पर कुछ चेयर्स हैं और ऐसे है, और वहाँ पर इस चीज़ को तुम करो। और इस तरीके से एक फॉर्मल कोचिंग की शुरुआत हो गई। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं अयोध्या में जहाँ से हूँ, वहाँ पर सिर्फ जब मैंने ये स्टार्ट लिया और उसके 3 से 4 महीने के बाद पहली, उस ज़िले की पहली फॉर्मल कोचिंग है ना, वहाँ पर, और हमारे बैचमेट या हमारे सीनियर्स ने मिल करके डाली। तो जितने भी बच्चे थे, मैं पूरे ज़िले का पहला। मैं मैं उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर में था। एक हमारा सीनियर था, बीएससी सेकंड ईयर का स्कॉलर था, और एक सुपर सीनियर था जिससे कि हम लोग अक्सर सलाह लिया करते थे, केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री कर रहा था। इन 3 लोगों ने फिर पढ़ाना शुरू किया, और उस समय नॉमिनल 25 रुपये फीस हुआ करती थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1986 के आसपास की। इसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि नेक्स्ट ईयर तक आते आते उस कोचिंग की स्ट्रेंथ 100+ में हो गई, और फिर बड़े लेवल पर व्यवस्था करनी पड़ी, और फिर मेरी सिस्टर को उसमें बैठना पड़ा उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। बट इंटेंशन वाज अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मुझे कुछ पैसे मिलते नहीं थे। मेरे और जो साथी थे उनको भी नॉमिनल ना पॉकेट मनी टाइप का मिलता था,
and intention of every resource person was very clear. Just to enhance the knowledge and to deliver the knowledge to the young generation. हमारे ख्याल से इस कोचिंग का भी मोटिव यही है, और ये एक वजह थी कि चूंकि मेरे सेंटिमेंट्स इस तरीके से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं आया यहाँ पर। शायद कोई प्रोफेशनल कोचिंग होती तो मैं पहली लाइन में मना कर देता। दूसरा, राजीव जी ने कहा कि NEP 2020 के ऊपर चर्चा करनी है। उस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं दो चीजें चाहता हूं। आप इस चर्चा को एक फॉर्मल तरीके से कंटेंट डिलीवरी के रूप में चाहते हैं, या इसको लेकर के, चूंकि आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर के आपके दिमाग में कोई चीजें हैं, कुछ प्रश्न हैं, है ना, और उस प्रश्न से हम जो है वो बातों को शुरू करें, उसके एक्सप्लेनेशन से और उन चीज़ों को। और दूसरा तरीका यह है कि हम फॉर्मल कंटेंट डिलीवरी ना करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे कहेंगे मैं उस तरीके से NEP 2020 के बारे में बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी, ये है क्या क्या आवश्यकता है, ये सारी बातें आप में से नहीं, मतलब क्वेश्चंस के। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल आप पूछें, बिल्कुल आप पूछें, आप बिल्कुल पूछें। पहले तो एक मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ना, दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हमेशा जब वर्ड यूज करिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूज करिएगा। ये किसी क्वेश्चन पेपर में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके नहीं आएगा, अगर आएगा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करके आएगा। जब तक आप प्रश्न सोचें तब तक मैं कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। आप सबको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 2015 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नींव रखी गई। ये जो करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर फ्री इंडिया की बात करें तो जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। दूसरी जो आई थी वो 1986 में आई थी। और इससे पहले जिस पैटर्न के ऊपर आप पढ़ते हैं, ना, जिसे मैकाले की शिक्षा पद्धति कहा जाता है, वो 1835 में आया था। 1835 से पहले हमारे पढ़ाई का, हमारा जो एजुकेशनल सेटअप था, उसका मॉडल इंटायरली डिफरेंट था। गुरुकुल आधारित शिक्षा पद्धति थी, आप जानते हैं। लेकिन उस पीरियड में, उससे पहले के पीरियड में, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो हमारे पास तक्षशिला और नालंदा ऐसे यूनिवर्सिटीज थी जिसमें कि पूरे विश्व के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। वहीं से ये विश्वविद्यालय वर्ड आया, क्योंकि विद्यालय गुरुकुल भी थे, लेकिन जहां पर विश्व भर के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, उस विद्यालय को विश्वविद्यालय कहा गया। तो ये जो विश्वविद्यालय वर्ड है, ना, ये भी हमारा दिया हुआ, भारतीय परंपरा का दिया हुआ। जो विद्यालय या विश्वविद्यालय थे उसमें कोई सरकारी दखल नहीं था, नहीं सरकार उसको पैसे देती थी चलाने के लिए, वो पूरा का पूरा समाज से चलता था। गुरुकुल भी और विश्वविद्यालय भी, समाज के लोग उसको डोनेट करते थे और उस राशि से वो चलता था। इसीलिए शिक्षा को सेवा माना गया है ना, क्योंकि शिक्षा जो है ना, वो ये नहीं है कि फॉर्मल प्रोफेशनल सर्विस है ना, इट इज अ ट्रू सोशल सर्विस। अब ये बात अलग है कि जमाने के साथ साथ फिर मानदेय पहले आधारित हुए, फिर सैलरी और सारी चीजें, और पूरी पिक्चर बदल गई। मैकाले या इंग्लिश पीरियड जब हमारा आया, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने ये देखा कि जो गुरुकुल पद्धति है वो बेसिकली मेजर कॉज है सोशल बॉन्डिंग का, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडियन वैल्यू सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इन सबके जो रूट्स हैं, है ना, वो गुरुकुल हैं। उनको चाहिए क्या थे? उनको इंडियन सर्वेंट्स चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश स्पोकन हो, उनकी बात को इंप्लीमेंट कर सकें, उनकी बात को समझ सकें और उनके अकॉर्डिंगली सर्व कर सकें।
तो बेसिकली उनको पब्लिक सर्वेंट्स चाहिए थे। तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि कोई भी शिक्षा पद्धति जिसमें कि सरकार का दखल नहीं है, ना, वो शिक्षा पद्धति सरकार नहीं मानती। और इसके बाद फिर लोगों को फ्री में इंग्लैंड पढ़ना भेजना शुरू किया हायर एजुकेशन के लिए। जैसे पहले फ्री में चाय बांटी गई थी और आज इसेंशियल पार्ट हो चुका है, एग्जैक्टली वही पैटर्न उन्होंने अडॉप्ट किया। और पूरा का पूरा जो एजुकेशन पैटर्न बनाया वो इस बात को ध्यान में रख करके बनाया कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। यही थी मंशा। हालांकि जब वहां से ब्रिटिशर्स वो ब्रिटिश उसमें पढ़ करके आएंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे और उनके कल्चर को समझेंगे, है ना, तो ये बहुत स्ट्रेटजिकली, जिसे कहते हैं आप नैरेटिव सेट करते हुए, है ना, ये पूरा का पूरा काम किया गया। और धीरे धीरे करके ये पब्लिक किया गया कि जो यहाँ के पढ़ने वाले लोग हैं वो इल कल्चर्ड हैं, उनके पास कोई कल्चर नहीं है। जो सूट पहनने वाले लोग हैं वो कल्चर्ड हैं। तो सूट धीरे धीरे सोसाइटी की पहचान होने लगी, नॉलेज फेड करने लगी, और संस्कृत को उन्होंने जड़ से एलिमिनेट किया। जो सबसे बड़ी हमारी शान थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लिटरेचर हमारे पास थे हमारे इंडियन सिस्टम के, और आज भी बाहर के देशों में इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। वहाँ के स्कॉलर्स, आप जर्मनी की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ देखिए, बाकायदा संस्कृत का डिपार्टमेंट। जापान में संस्कृत का डिपार्टमेंट, चाइना में संस्कृत का डिपार्टमेंट है, अमेरिका में संस्कृत का डिपार्टमेंट है, और हमारे यहाँ इतने बड़े विश्वविद्यालय में संस्कृत का डिपार्टमेंट नहीं है। वो बिल्कुल मूर्ख नहीं है ना। उन्होंने हमेशा क्या किया है कि जो अच्छी चीज़ें हैं दुनिया भर से उसको खींचा है ना, उसकी एनालिसिस की है और एनालिसिस करके उसको अडॉप्ट किया। एक चीज़ बहुत अच्छी है उस कल्चर में कि वो लॉयल तरीके से काम करते हैं। जो उनका वर्क कमिटमेंट है वो बहुत ऑनेस्ट। हमारा वर्क कमिटमेंट ऑनेस्ट नहीं रह गया है, पहले किसी ज़माने में था, हमसे ही सीख के गए वो, है ना, और अब हम ऑनेस्ट नहीं रह गए, वो ऑनेस्ट हो गए। वहाँ पर बड़ा सीधा फंडा है। हमने तो कई देशों में यात्रा भी की और बड़े नज़दीक से उनके कल्चर को देखा। बहुत सीधी सी चीज़ है कि अगर $10 का कोई वर्क असाइन उनको हुआ है ना, तो एग्जैक्टली $10 का वो काम वैसे ही करके आपको देंगे जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ। और अगर हमको कोई काम असाइन होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि कैसे इसमें से हम, है ना, $2 की काम चोरी कर लें या कैसे हम, है ना, बिना काम किए इसको $10 से $15 में कन्वर्ट करें। तो हमारी जो जनरेशन है, पहले तो उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और उसको ये समझना पड़ेगा कि देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि सोसाइटी जो बिल्डअप होती है ना, वो आप लोगों से होती है, किसी बिल्डिंग से या किसी ज़मीन से नहीं होती है। जैसे आप रहेंगे वैसे ही होगा। तो जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई फ्री इंडिया की, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग उस पैटर्न के पढ़े हुए हैं। उसमें प्रैक्टिस को बहुत इम्फेसाइज किया गया कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। और इसीलिए वहाँ पर जो भी उस पॉलिसी से पढ़े हुए हैं उनको कुछ हद तक क्वालिटी एजुकेशन मिली है। मतलब मैथ्स अगर पढ़ा हुआ है तो मैथ्स में परफेक्ट होंगे वो, है ना, इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश में परफेक्ट होंगे, सोशियोलॉजी पढ़ा है तो सोशियोलॉजी में परफेक्ट होंगे। बट उस समय की क्राइसिस ये थी कि जो हमारी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग्स में हमारे पास एजुकेशनल सेंटर्स थे नहीं। तो 86 आते आते गवर्नमेंट के दिमाग में ये आया कि एजुकेशनल एक्सेस सभी को होना चाहिए, पूरी जनरेशन को होना चाहिए। इसलिए उसको रिलैक्स किया गया और रिलैक्स करके प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी गई। जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री आई तो दोनों संभावनाएं रहती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो वाकई कमिटेड रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसको एटीएम समझते हैं, पैसा बनाने की मशीन समझते हैं। और ऐसे जो प्लेयर्स थे, है ना, जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और उससे पैसे अर्न किए, है ना, उस शॉर्टकट से प्रभावित होकर के दूसरों ने भी
उस मॉडल को अडॉप्ट किया और धीरे धीरे करके वो पॉलिसी एकदम फेल्योर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हो गए, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिप कर गई। तो अब ये हुआ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें फिर रिफॉर्मेशन की जरूरत है। तो 2015 में सबसे पहले कमेटी गठित हुई कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बनाई जानी चाहिए जो कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डेंस में हो और इंडियन इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करती हो। उसमें जो भी उसके नीति नियंता थे, है ना, आप जानते हैं ना कि एक कमेटी होती है और एक ड्राफ्टिंग कमेटी होती है ना। जैसे संविधान की भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अंबेडकर जी उसके एक्टिव मेंबर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी में भी 3 ही 4 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक एक्टिव होता है ना, और बाकी सब उसकी एनालिसिस करके उसमें कमियां और जो भी उसमें करेक्शंस रेक्टिफिकेशंस हैं ये सब बताते हैं। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसमें प्रोफेसर के रामचंद्रन, बेसिकली उन्होंने अपना सारा जीवन जो एकेडमिक लाइफ थी ना वो अमेरिका में गुजारी थी, और उनको इसमें इस समय नीपा में वो प्रोफेसर हैं, एमरेटस प्रोफेसर हैं नीपा न्यू दिल्ली में। उनको उसमें मेंबर बनाया गया और ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको ड्राफ्ट करें। प्रोफेसर के रामचंद्रन से हमें 3 बार इस पीरियड में मिलने का अवसर मिला। तो ये जो ड्राफ्टिंग चल रही थी ये 2018-19 में जाकर के खत्म हुई। इसके बाद इसको पब्लिक डोमेन में डाला गया, हालांकि हमें फीडबैक दीजिए। पहली बार हमारी उनसे मुलाकात हुई 2018 में, है ना। एक फॉर्मल प्रोग्राम था, उसमें वो लेक्चर दे रहे थे। मैंने लेक्चर सुना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ पूछे, कुछ सुझाव दिए, बात खत्म हो गई। फिर दूसरी उनसे मुलाकात हमारी हुई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में, जहां मैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग ले रहा था सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ऐसे 19 लोग थे पूरे देश से, और उस बैच को जो लीड कर रहे थे वो यूजीसी के सेक्रेटरी लीड कर रहे थे। तो प्रोफेसर के रामचंद्रन का उस 2 लेक्चर था, उसमें एक पहले सेशन में, एक पोस्ट लंच सेशन में। वहाँ पर उनके साथ समय भी बिताने का मौका मिला, उनके साथ काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर बात हुई, और जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी जो कि उस समय तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी वो हम लोगों को अवेलेबल कराई गई। और अवेलेबल कराने के बाद उस ट्रेनिंग में हम लोगों को ये असाइनमेंट दिया गया, हालांकि इसके जो पॉजिटिव पक्ष हैं और जो नेगेटिव पक्ष हैं दोनों आप मेंशन करें, और साथ ही कैसे इसको और इन्हांस कर सकते हैं इसको मेंशन करें। और 24 घंटे के अंदर इसको सबमिट करना था और वो असाइनमेंट उनके पास जाना था। तो खैर, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स थे सारे के सारे, मैं उसमें प्रो वाइस चांसलर था। एक चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार थे जो आज की तारीख में पटियाला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो थे। गोवा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था, वहाँ पे प्रोफेसर रजिस्ट्रार होता है, वो थे। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है शास्त्रा यूनिवर्सिटी, सुना होगा, काफ़ी क्वालिटी ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ के डीन थे। यूपी से एक और मेरे साथ थे जो फार्मेसी के डीन थे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। ऐसे करके देश भर से 19 लोग थे उसमें, उस बैच में। और उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो बड़ा टफ होता है, उसमें एटलीस्ट 10 ईयर्स प्रोफेसरशिप आपकी होनी चाहिए, है ना। फिर कोई ना कोई एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन आप होल्ड करते हो, ऐसे करके उसका क्राइटेरिया था। तो वहाँ पर हम लोगों को इसके बारे में बात करने का अवसर मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आप क्वालिटी एजुकेशन डिप कर गई है, ये एक मोटिव हो सकता है, बट जो ग्लोब में चल रहा है उसके अकॉर्डेंस में इंडियन कल्चर इसमें क्यों इनकलकेट किया जा रहा है, क्यों इसमें आप इंक्लूड कर रहे हो, ये रीज़न क्या है। तब उन्होंने ये सारी बातें बताई डिटेल से, और बताया कि क्या आवश्यकता है और आज की तारीख में दुनिया में क्या चल रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश पीरियड से इंडियन नॉलेज की, आज भी वो चल रही है। हम आप उससे अवेयर नहीं है, बट विदेश काम कर रहा है, और वो काम बड़ा सीरियसली करते हैं, हमारी तरीके से नहीं करते हैं।
तब उन्होंने कहा कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ना, उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि हम अपने बच्चों के इनोवेटिव थॉट्स को शेप अप ही नहीं कर पाते हैं। और उसका दो रीज़न है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिसने इंग्लिश में कंटेंट डिलीवरी की वो बहुत ही नॉलेज वाला पर्सन, जबकि हमारा जो सबसे ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन है वो गांव में बैठा हुआ है, ना, जिसको कि अंग्रेजी क्या ठीक से हिंदी भी नहीं आती। इसलिए वो नॉलेज निकालने के लिए, ना, हमने ये प्रोविज़न किया है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में चीज़ों को प्रमोट करिए, जिससे वो बातें तो सामने आए। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करना है, ना, कि यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेस गांव तक और अपने कल्चर तक हो, उसके प्रिजर्वेशन तक हो, उसको वो प्रिजर्व कर सकें। आप छत्तीसगढ़ में हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो वन औषधियाँ हैं, उनके बारे में जो सर्वाधिक ज्ञान रखते हैं, पद्मश्री हैं, सर्वाधिक ज्ञान रखते हैं, क्या उन्होंने कोई फॉर्मल बुक लिखी है? क्या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी ने उनके ज्ञान के ऊपर कोई रिसर्च करने का प्रयास किया है? इस स्टेट में मच्छर बहुत है, मानते ना, बट डिस्टर्बिंग नहीं है। भाई डेंगू के उतने केसेस यहाँ पर नहीं मिलते हैं, वो रेयरली कोई मिलता होगा जितने की केसेस आपको यूपी में या दिल्ली में या पंजाब में मिलेंगे। कोई तो बात है ना भाई, बहुत ज़्यादा जंगल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पानी भी है, हाँ ना, फिर भी कुछ तो है ऐसा। आप सरगुजा की तरफ चले जाइए, हाँ ना, वहाँ पर जो केव्स बनी हैं वो आज तक अनटच्ड हैं। क्या हमने उस डायरेक्शन में कोई रिसर्च किया? तो यूनिवर्सिटीज़, अगर आपकी अपना जो आपके अपने पास जो रिसोर्सेज हैं, जब उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, है ना, तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। फिर तो ये हुआ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसी विदेशी के लिए पढ़ रहे हैं, और हो भी यही रहा कि हम पढ़ने के बाद सीधे देखते हैं कि हम जर्मनी में नौकरी पाएंगे, है ना, या यूएसए में पाएंगे या यूके में पाएंगे, है ना। और आईआईटी से आप देख लीजिए कि जो परसेंटेज बच्चों का है जो विदेश में जाते हैं, वो करीब 25 से 30%। जो टॉप ब्रेन है आपका आईटी का, वो 30% तो निकल गया बाहर, और वो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास कौन सा ब्रेन बचा जो सड़क पर बैठ करके रील बना रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि इस मोबाइल का यूज क्या करना है। ठीक है, अमेरिका जैसा देश, है ना, जो टेक्नोलॉजिकली ये माना जाता है कि सबसे पावरफुल, वहां का बच्चा आपको रील बनाते नहीं दिखेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को विजिट करिए, वहां के बच्चों को बड़ा क्लियर है कि हमको क्या करना है। जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में है, हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम के बच्चों को हमेशा ढूंढते रहते हैं कि क्लास कैसे बंक करें, है ना, और वाइस चांसलर को कैसे परेशान करें। कोई भी बेवकूफ किस्म का व्यक्ति आएगा और बताएगा कि यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, तो पता चला कि भीड़ पूरी आ गई। ठीक है, ये ट्रेंड हमें तोड़ना होगा। और चूंकि आप भविष्य में कहीं ना कहीं किसी ड्राइविंग चेयर पर रहेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनको ये बताएं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनको ये बताएं कि 40 साल के बाद इंडिया बुढ़ा होने वाला है। ये 40 साल, है ना, जिसके कंधों पर हैं, वो अगर सचेत नहीं हुए तो 40 साल के बाद फिर हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। और मैं तो शायद वो 40 साल नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे। और इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए कि अगर हम सचेत नहीं हुए, है ना, तो फिर भविष्य जो है वो ठीक नहीं है। फिर से एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने ग्रेडिंग सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया, या ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके जो बेसिकली जिसे कहते हैं फाउंडेशन पिलर्स, वो क्या क्या हैं। इसके बेसिकली 3 फाउंडेशन पिलर्स। पहला तो ये कि ग्लोब में चल क्या रहा है, कौन सा एजुकेशन पैटर्न है। उसका रीज़न क्या है कि जो एजुकेशनल पैटर्न ग्लोब में चल रहा है, अगर हम उससे डिफरेंट रहेंगे तो हमारे बच्चे
मैच नहीं कर पाएंगे, कोप अप नहीं कर पाएंगे, है ना, अगर वहाँ से हम नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं या यहाँ से नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं तो इसलिए जो ग्रेडिंग और क्रेडिट पैटर्न है ना, उसको अडॉप्ट करने की बात आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि हम भी ग्रेडिंग और क्रेडिट सिस्टम पर जाएंगे। और मैं 2011 में या 12 में श्रीलंका गया था। आप यकीन मानेंगे कि वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम था। 2015-16 में मैं पहली बार नेपाल गया था। वहां पर क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम था, जो कि एकदम ही इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज माना जाता है, लेकिन उनको आइडिया है। तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ग्रेडिंग और क्रेडिट सिस्टम खाली आईआईटीज तक सीमित था या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तक सीमित था। इसके बाद फिर रिफॉर्मेशन का दौर आया तो 2012-13 के आसपास से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया। और अगर आप लोग को बहुत भूला नहीं हो तो ये आपको याद होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लगभग 10 साल पहले 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम अपने यहाँ लॉन्च किया था और बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। शायद 2012 या 13 के आसपास की बात है ना। पता नहीं आप लोग कितने बड़े रहे होंगे, है ना, याद है कि नहीं याद है, बट बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। और आज की तारीख में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर ग्रेजुएशन है, बट कॉम्बिनेशन है। उसमें कॉम्बिनेशन ये है कि 3 साल के बाद अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है ना जो ये कहता है कि हम सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होल्ड करना चाहते हैं, तो 3 साल के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी। कोई ये कहता है कि नहीं, हमारा मोटिव जो है वो स्पेशलाइजेशन का करने का है और हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो ऑनर्स करने के लिए वो फिर 4th ईयर में एडमिशन ले लेगा। और अगर उसने ऑनर्स के लिए 4th ईयर में एडमिशन लिया और 75% से ऊपर नंबर उसके आते हैं, तो उसको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन की फैसिलिटी होगी। उसको फिर एमए नहीं करना होगा या पीजी नहीं करना होगा। लेकिन 4 ईयर के बाद अगर उसके 75% से कम आते हैं और फिर भी उसको ये लगता है कि हम आगे कोप अप कर जाएंगे, आगे हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे, तो फिर 1 ईयर पीजी में आ जाएगा वो। और 1 ईयर पीजी के बाद फिर उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो रिसर्च में जाना चाहता है ना, या गेट और जेआरएफ और इसको क्वालिफाई करना चाहता है। साइमल्टेनियसली जो 3 साल वाला स्टूडेंट है, सपोज ये करिए कि उसके 75% नंबर नहीं आए, तो वो फिर ऑनर्स में नहीं जा पाएगा। फिर उसके लिए 2 ईयर पीजी प्रोग्राम है कि उसको पूरा 2 साल का मौका है ना, वो 2 साल में अपने को प्रूफ करे और फिर आगे के चैनल्स उसके लिए ओपन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2 कंपोनेंट्स हैं इस स्पष्ट रूप से। एक तो जो आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं, उसके आधार पर जो भी नंबर आपको मिलेंगे वो इक्वलेंट ग्रेड में कन्वर्ट किए जाएंगे। तो ये हो गया कि आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं अपने आंसर बुक्स के ऊपर। दूसरा कंपोनेंट है कि स्टूडेंट क्लासरूम तक आए। हमारे यहाँ बंक करने की टेंडेंसी है, विदेश में नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 अटेंडेंस मिलती है। और आपको मैं यकीन, मतलब आप मानिए कि एक क्लास ऐसी थी, है ना, जिसमें मैं ट्रेनिंग में थोड़ा सा बोर हो रहा था, मैं निकल करके आया और पूरा जो जिस बिल्डिंग में थे हम, उस बिल्डिंग में पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो मुझे ऐसा ये लग रहा था, और तीसरे चौथे दिन की बात है, 3-4 दिन से रेगुलर वो पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा था। तो मेरे दिमाग में ये था कि शायद यहाँ पर ट्रेनिंग हम ही लोगों की चल रही है और बाकी ये सब बंद है। तो एक थिएटर टाइप का रूम था, उसको मैंने धीमे से खोला। जब खोला तो देखा कि वो क्लास थी और पूरी भरी हुई थी, है ना, और स्टेयर्स टाइप की। उसमें कम से कम 150 स्कॉलर रहा होगा। मैं पीछे एक बच्चे को खिसका के बैठ गया और वो पूरी क्लास मैंने अटेंड की। और क्लास के अंत में मुझे ये पता चला कि प्रोफेसर अपने रूम में बैठा हुआ है और उसका रिसर्च स्कॉलर जो कि टीचिंग असिस्टेंट है वो ये क्लास ले रहा है। जब उसने स्विच ऑन किया, है ना, बोर्ड के ऊपर, है ना, और कनेक्ट किया प्रोफेसर को कि प्रोफेसर सच एंड सच क्वेश्चन इज रेस्ड बाय सच एंड सच स्टूडेंट, है ना, एंड ही नीड योर रिप्लाई, तब मुझे पता चला कि प्रोफेसर अपने चैम्बर में बैठा हुआ है ना। तो आप सोचिए कि क्या लेवल है पढ़ने का।
और वो जो बच्चा था, मतलब जो यंग टीचर था, है ना, वो बेसिकली इंडियन था। तो मैं बाहर आकर के फिर वेट किया उसका, और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वो पूरी की पूरी, है ना, गैदरिंग वहां से बिना किसी डिस्टरबेंस के, है ना, दूसरे लेक्चर थिएटर में चली गई। और हार्डली 20 कदम पर हम लोग का रूम था, हम लोग को भनक भी नहीं लगती थी कि यहाँ से 150 बच्चे ऐसे गुजर रहे हैं। तो जब वो टीचर जा रहा था तो मैंने उसको रोका, है ना, हमने पूछा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? तो उसने कहा कि यस ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम इंदौर। तो हमने पूछा कि आप, मतलब वेदर यू आर टीचर हियर और ऑन एनी डिफरेंट असाइनमेंट? तो उसने बताया कि बेसिकली आई एम इंगेज्ड, है ना, इन पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, है ना, अंडर सच एंड सच प्रोफेसर। और साइमल्टेनियसली जो हमें हमारे हमारे जीविका के लिए है, उसके आधार पर हमको, है ना, टीचिंग असिस्टेंट मानते हुए और ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो क्वालिटी डिलीवरी वहां पर आई। तो दूसरा कंपोनेंट ये है कि स्टूडेंट क्लास में आए, उसके लिए फिर क्रेडिट सिस्टम अडॉप्ट किया गया। मान लीजिए कि कोई कोर्स है ना, कोई एक प्रश्न पत्र है जो 6 क्रेडिट का है, तो 15 क्रेडिट पर, सॉरी, 15 घंटे की पढ़ाई पर, है ना, 2 क्रेडिट होते हैं। अगर 6 क्रेडिट का है तो एटलीस्ट उसको 45 घंटे जरूर पढ़ना है उस प्रश्न पत्र को। अब 45 घंटे की अगर पढ़ाई है तो 45 वर्किंग डेज हुए। स्टूडेंट उस 45 लेक्चर में से कितने अटेंड कर रहा है? अगर मान लीजिए कि 45 के 45 अटेंड उसने किया, तो उसको पूरे के पूरे क्रेडिट मिल गए, 6 क्रेडिट। उधर से ग्रेड मिले एग्जामिनेशन से, है ना, और इधर से क्रेडिट मिले। और अगर उसने 45 में से 40 क्लास अटेंड की है तो 40 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, उतने क्रेडिट मिल गए, है ना, जो भी आए उसके 4 पॉइंट समथिंग, है ना, 4.89 या 5.2 जो भी आए। अब ये जो क्रेडिट मिला और जो ग्रेड है ना, इन दोनों का एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। उसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर पेपर का वेटेज डिसाइड हुआ कि कितना वेटेज आया। वो वेटेज जो है वो ग्रेड वेटेज कहलाएगा। और फिर ग्रेड वेटेज जितने भी पेपर्स के हैं, उन सबके को एक फार्मूले में, है ना, पुटअप करेंगे, और फिर जो हमें मिलेगा वो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट मिलेगा कि इस पूरे सेमेस्टर में कितना सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट आया। अगर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट 4 से कम है तो फेल है, और अगर 4 से ज़्यादा है तो फिर आपका रिजल्ट ग्रेड के फॉर्म में आया। और अगर 90 से ऊपर है ना, तो ए ग्रेड आपको मिल रहा है। इस तरीके से करके यूजीसी ने एक बना रखा है पैटर्न, है ना, और वो कैलकुलेशन फॉर्मूला है। तो उसमें कहीं पर मार्कशीट में अंक नहीं आ रहे हैं, है ना, बट आपकी परफॉर्मेंस बड़ी क्लियर कि क्या आप कर रहे हैं। तो एक मोटिव है बच्चे को क्लास तक लाना, दूसरा मोटिव है ना, जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, और फिर तीसरा जो मोटिव है ना, वो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। क्योंकि सारी पढ़ाई क्लास में नहीं होती है ना, क्लास से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई क्लास के बाहर होती है, जिसे कहा जाता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब तक आप किसी चीज़ को रियलाइज नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, है ना, तब तक थ्योरेटिकल नॉलेज साथ देती नहीं है ना। किसी को आप बहुत अच्छे से तैरने की पूरी प्रैक्टिस करा दीजिए, थ्योरेटिकल नॉलेज दे दीजिए क्लास में बिठा के, और इसके बाद डाल दीजिए उसको स्विमिंग पूल में। तो वो संभव नहीं है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फील्ड बेस्ड लर्निंग, फिनलैंड का मॉडल सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है एजुकेशन का। और फिनलैंड के मॉडल में 10 साल की उम्र तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ फील्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बात करता है। जो बुकिश लैंग्वेज है वो उस घर में पढ़ता है, उसके माँ बाप पढ़ाते हैं, टीचर नहीं पढ़ाता। इसी वजह से हमारा जो एजुकेशन पैटर्न आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें ये कहा गया कि 6 साल की उम्र तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है, आंगनबाड़ी के माध्यम से, प्लेवे मेथड के माध्यम से, है ना,
जैसे मान लीजिए कि उसको ऑटोमोबाइल के बारे में समझाना है, उसको बताना है ना कि जो ये ऑटो होता है वो कैसा है। तो एक ऑटो वाले को आप पकड़ लाए, है ना, उसने उसके इंजन विंजन खोल के आपको दिखा दिए और वो सारी चीज़ें बता दी, है ना, बच्चों को उस पर बैठ करके राइड करा दिया, है ना, फिर ये बता दिया कि बेटा जब इस पर बैठोगे तो ऐसे सावधानी रखनी है। वो उसको जीवन भर याद रहेगा। उसको आप क्लास में पढ़ाते रहिए कि जब ऑटो पे बैठोगे तो ये सावधानी रखनी है, ऐसे बेल्ट लगानी है, ऐसे ये करना है उसको, है ना, फिर भूल जाएगा। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट इसके बाद आता है इसमें, है ना, कि कैसे आपकी एबिलिटी इन्हेंस होगी। तो उसके लिए कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर काम करने की बात है। जो छोटे छोटे आपको जैसे मेंटल पजल्स होते हैं उस तरीके के क्लासरूम में दिए जाएंगे, और ये सब बचपन में किया जाएगा, है ना, तो आपकी ग्रास्पिंग पावर शार्प होती जाएगी। जब मैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग में था तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, इंडिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट में उनकी गिनती है। उनका एक लेक्चर था। तो लेक्चर के बाद उन्होंने कहा कि आप सब एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाने योग्य होने वाले हैं, तो आपकी एक परीक्षा लेनी है। तो हम लोगों को लगा कि पेपर और उसके ऊपर टिक विक वाला वही जो एक कंसेप्ट है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि सबसे पहले तो आप लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाइए। तो 4-4, 5-5 के ग्रुप में आ गए, 4-4 के ग्रुप बने और अंतिम ग्रुप 3 का बना। मैं भी 4 के ग्रुप में था। और मेरे ग्रुप में वो पंजाब और हरियाणा वाले थे, 2 पंजाब के थे, 1 हरियाणा वाले थे। हम सबको जो है वो स्टिक्स दी गई, जो इसकी होती हैं, आप लोगों ने पता नहीं क्लिक की कलम से कभी लिखा है कि नहीं, वो जो बांस का एक वो आता है ना, सबसे जो जिससे सूप बनता है, सूप सूप जिससे बनता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, वो सरपत से निकलता है ना, उसकी जो स्टिक्स होती हैं बहुत लाइट वेट होती हैं। तो उस स्टिक का एक बंच दिया गया, है ना, रबर बैंड में बंधा हुआ था। एक सेलो टेप दिया गया, है ना, ट्रांसपेरेंट, और एक कैंची दी गई, और एक छोटा सा स्पंज दिया गया, और ये कहा गया कि इतने आइटम से हाईएस्ट टावर बनाइए जो कि सस्टेनेबल हो, है ना, जिसका टावर जो है ना, वो मजबूत होगा, है ना, और खड़ा रह गया, ठीक है, वो वाला ग्रुप विनर होगा। और उस ग्रुप के हर मेंबर को एक एक बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, है ना, जो फाइनल इवोल्यूशन होगा उसमें। वो सारे ग्रुप जुट गए। आप यकीन मानिए कि जो पहली साइकोलॉजी आती है वो क्या आती है कि हाईएस्ट टावर हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे दिमाग में, चूंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, तो मेरे दिमाग में ठीक विपरीत आई, है ना, कि सस्टेनेबल होना चाहिए। और मेरा जो टावर था वो सिंगल स्टिक के ऊपर बना हुआ था। ये मैंने किया और सस्टेन कर गया, और टाइम दिया गया था कुल मिलाकर के 8 मिनट का। 8 मिनट में जिसके जो भी टावर बने वो सब गिर गए, सिर्फ हमारा टावर बचा रह गया। अच्छा, उसका उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि हमारे ग्रुप ने भी स्टार्ट किया कि नहीं नहीं, हमारा हाईएस्ट होना चाहिए, हमारा हाईएस्ट होना चाहिए। तो थोड़ी देर एफर्ट करते रहे, वो लगभग 3-4 मिनट बीत गए, तो हमने कहा कि ऐसा है कि अब छोड़ दो सब लोग, अब हमको करने दो। तो ये हुआ कि नहीं नहीं, सब मिल करके करेंगे। तो हमने कहा कि फिर करो फिर, है ना भाई, अभी तक तो 2 बार गिरा चुके हो। एक बार हमको कर लेने दो अकेले। तो जब मैं उसको टेप लगा करके बना रहा था और मैंने उसके ऊपर स्पंज रखा, है ना, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो सबसे छोटा टावर है। हमने कहा कोई बात नहीं। और जैसे ही टाइम खत्म हुआ 8 मिनट का, है ना, वैसे ही पता चला कि सिर्फ वही एक टावर बचा हुआ है, बाकी सारे के सारे गिर गए। तो संदेश क्या है? संदेश ये है कि जो आई कैचिंग चीज है उसके पीछे भी देख लीजिए कि महत्वपूर्ण पक्ष है क्या कोई। जो फाउंडेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है ना, बिल्डिंग की चमक, है ना, या उसके ऊपर की मंजिलें इंपॉर्टेंट नहीं होती, है ना, कितनी लॉन्गिविटी है, कितना उसमें स्ट्रेंथ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और यही एजुकेशन में सबसे पहला सिद्धांत होता है कि जिसको भी आप पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, है ना, वो फिर आपके साथ जीवन भर अगर रहता है ना, तो आपकी एजुकेशन सफल है। और अगर वो बीच में साथ छोड़ के चला जाता है, और ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन से पहले कोई चीज़ हमने रटी और एग्जामिनेशन के बाद भूल गए, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं।
ठीक है, तो जो एक एबिलिटी इन्हांसमेंट है ना, वो पैरामीटर है ना इसमें ऐड किया गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ गई है ना, एबिलिटी इन्हांसमेंट आ गया इस तरीके की एक्टिविटीज़ के माध्यम से। फिर वो जो एक फॉर्मल होता है कि हमें 99 नंबर नहीं मिले, हमें 90 नंबर नहीं मिले, ये वो आ गया। इसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो आपका इंटरेक्टिव सेशंस का होता है, इसीलिए असाइनमेंट की बात की गई, इसीलिए वहां पर सेमिनार्स की बात की गई, ग्रुप एक्टिविटीज की बात की गई, और इन सबसे बढ़कर इंटर्नशिप की बात की गई। मैंने इस सेशन से अपने रविशंकर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया है, 2 क्रेडिट का। 30 दिन हर बच्चे को बाहर निकलना ही निकलना है, वो किसी भी विषय का विद्यार्थी हो। वो भाषा विज्ञान का है तो भी बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करके आएगा। 30 दिन की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब तक आप, जैसे मान लीजिए कोई लॉ पढ़ रहा है, तो जब तक वो कोर्ट में नहीं खड़ा होगा, जब तक वो वकील की डांट नहीं खाएगा, जब तक वकील उसे लिखवाएगा नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री का विद्यार्थी है तो जब तक वो केमिकल इंडस्ट्री में नहीं गया, जब तक वो किसी केमिस्ट के यहाँ नहीं गया है ना, तब तक कोई मतलब नहीं है उसका। उसके पहले तो सिर्फ ये है कि आप एक दायरे में, एक स्फीयर में सिर्फ सोच रख रहे हैं। जब आप वहां जाएंगे तो एक्सपोजर होगा, और वहां से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी है ना, जो आपकी लाइफ को ये बताएंगी कि जो आप कर रहे हो उसमें क्या कमियां रह गई हैं और कैसे हम इसको कंपनसेट करें। तो एक ये कंपोनेंट आया। फिर कंपोनेंट आया इनोवेशन का। जो मोस्ट इनोवेटिव ब्रेन होता है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से आप बात कर लीजिए, वो 9 वर्ष की उम्र से लेकर के 21 वर्ष या 22 वर्ष तक होता है। और यही वो एज है जिसमें बच्चा या तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में रहता है या फिर यूनिवर्सिटी सिस्टम में रहता है। हमारे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि किसी बच्चे के दिमाग में अगर कोई एक इनोवेटिव विचार आए तो यूनिवर्सिटी उसको प्रमोट कर सके, है ना, उसको डेवलप कर सके। ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है ना, एनईपी 2020 का। इसीलिए गांव का वो विद्यार्थी जिसके पास एक इनोवेटिव सोच है ना, उसको यूनिवर्सिटी तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इसीलिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस का कंसेप्ट यूजीसी ले आई है एनईपी 2020 के अकॉर्डेंस में। अभी हमने सोशल साइंस में, है ना, जगेश्वर प्रसाद जी हैं, उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया। क्यों? क्योंकि जंगल में रह करके वो काम कर रहे हैं। सोशियोलॉजी का जितना थ्योरेटिकल ज्ञान आप ले रहे हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होना है, उस आदमी से तो बात करो ना। और मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति एकदम पढ़े लिखे नहीं है ना, या फॉर्मली 8वां 10वां पास होंगे, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए साल में 2 बार 5-5 लेक्चर लेना अनिवार्य है। जो पहले 5 लेक्चर अपने लेने आए, मैंने उनसे कोई बात नहीं की, है ना, वो तो बेचारे डाउन टू अर्थ हैं, हमेशा नंगे पैर रहते हैं, और कहते हैं साहब आपने प्रोफेसर बना दिया। हमने कहा हमने बिल्कुल नहीं बनाया, आपके कर्म ने आपको प्रोफेसर बनाया है। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या बेनिफिट हुआ, और बच्चों का कहना था कि सर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उससे इंटायरली डिफरेंट चीज़ें ये बता रहे हैं, और ऐसा तो कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, और जबकि वास्तविकता ही है। तो अब आप सोचिए कि एक रिसर्च डायमेंशन यहां से निकला, हालांकि उसको और इसको इंटीग्रेट अगर करके यूनिवर्सिटी में एक भी रिसर्च होता है, आना, तो सोचिए कि क्या नई चीज सामने आएगी। ये इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली एक और प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, है ना, दैट इज ऑल्सो आई मीन इन लाइन विद एनईपी 2020 प्रोविजंस। हमने इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर एक बनाया। हमारी यूनिवर्सिटी के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, जिसे इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन सेंटर बोलते हैं, ये ऑलरेडी आज से 10 साल पहले से थे। 2012 के आसपास ये प्रोग्राम लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में। और उसमें यूनिवर्सिटी, जो देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको ये प्रोग्राम उसने असाइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। आज की तारीख में तो देश भर में करीब हमें लगता है 1100 के आसपास ऐसे सेंटर हैं, बट जिस समय इस यूनिवर्सिटी को मिला था उसमें ये बड़ा रेयर था। उसमें हमें लगता है कि हार्डली 100 इंस्टीट्यूशंस के पास ये सेंटर रहे होंगे। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया
उसी के 5वें छठे दिन ऑफिशियल मेल के ऊपर एक मेल मुझे मिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी आईआईसी का रिकॉग्निशन समाप्त किया जाता है। रीज़न ये था कि पिछले 3 साल में आपकी जो एक्टिविटीज़ थी वो ज़ीरो थी और स्टार रेटिंग ज़ीरो हो गई। तो ज़ीरो स्टार रेटिंग अगर 3 साल तक कंटिन्यू कर गई है ना, तो वो फिर उसका रिकॉग्निशन वापस ले लेते। अब ये मुझे बर्दाश्त था नहीं, मैंने तुरंत नंबर सर्च किया और सीधे उनको फ़ोन मिलाया। तो जब फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, पॉसिबल नहीं है, ये तो नियम है। तो हमें मतलब मन में आया, मुझे लगा कि ये शायद जिस भाषा में बात कर रहे हैं, दिल्ली विल्ली के रहने वाले हैं या यूपी के रहने वाले हैं। मैंने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो बताया कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तो हमने कहा शायद आपके बॉस जो थे वो, उनको मैं जानता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये नाम था। तो हमने कहा मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आजकल हैं कहाँ वो, है ना। तो थोड़ा सा डाउन हुआ। तो बताया कि वो अमेरिका शिफ्ट कर गए। तो हमने कहा देखिए ऐसा है कि अगर आप कहिए तो मैं उनसे फ़ोन कराऊँ, अगर आप कहिए तो मैं आकर के सेक्रेटरी साहब से मिलूँ। बट मैंने आज ज्वाइन किया, 3 दिन के बाद हमें ईमेल मिल रहा है, आप मुझे मौका तो दीजिए ना, आप 3 ही महीने का मौका दीजिए मुझे। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक फॉर्मल लेटर भेज दीजिए। मैंने एक फॉर्मल लेटर भेजा 3 महीने का, कि हमको अवसर दिया जाए। उधर से आंसर आ गया कि 3 महीने के बाद आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। और 3 महीने के बाद उन्होंने, है ना, उसको उस सेशन के लिए कंटिन्यू कर दिया। और आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ कि 2024-25 का जो सेशन था, लास्ट सेशन, है ना, जिस सेशन में इन्होंने कंटिन्यू हमें किया, उसमें हमारी स्टार रेटिंग 1 थी, है ना, 0 से 1 पर पहुंचाया। और जो 24-25 का सेशन है उसमें स्टार रेटिंग 4 है। और मेरे बगल में एनआईटी है, एनआईटी की स्टार रेटिंग 3.5। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आइडियाथॉन, है ना, ये भी एनईपी 2020 का ही पार्ट है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आइडियाथॉन में क्या किया हमने कि जो भी इनोवेटिव आइडिया है जिस भी बच्चे के पास, हमने ये कहा कि आप उसको हमें सबमिट करो ऑनलाइन। हमारी टीम उसको इवेलुएट करेगी और जो 5 बेस्ट आइडियाज़ होंगे उससे हम इंडस्ट्री टाई अप कराने का प्रयास करेंगे। और अगर इंडस्ट्री टाई अप नहीं हो पाता है तो 5 लाख रुपए तक यूनिवर्सिटी उस आइडिया को सपोर्ट करेगी, रिसर्च प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या किसी स्टार्टअप प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब पहली बार हमने इसको लॉन्च किया तो 67 आइडियाज़ आए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। 67 आइडियाज़ को फिल्टर करके 5 राउंड में फिल्टर करके लास्ट में 9 आइडियाज़ तक हम पहुंचे और फिर अंत में 5 आइडियाज़ तक आए। अभी 20 सितंबर को वो जितने भी विनर्स थे इसके आइडियाथॉन के, उनको राज्यपाल महोदय ने हमारे प्रोग्राम में, है ना, जो उनकी प्रोत्साहन राशि है 10,000 रुपये, वो उनको दी थी। उसमें से 2 आइडियाज़ ऐसे हैं जिनको कि यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट कर दिया। अब 3 आइडियाज़ बचे हुए। और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर लगातार काम नहीं हो रहा है, है ना। जिन आइडियाज़ को इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया उन आइडियाज़ के ऊपर हमारी टीम भी लगातार काम कर रही है और इंडस्ट्री की टीम भी लगातार काम कर रही है। क्योंकि कमिटमेंट ये है कि इस लेवल तक आओगे तब हम 5 लाख रुपए का सपोर्ट देंगे तुम्हें। तो उस लेवल तक तो लाना ही लाना है ना। तो ये एक नई धारा स्टार्ट हुई जो कि नितांत ज़रूरी है। क्यों मैंने इस चीज़ की बात की? आप अमेरिकन मॉडल उठा करके देखिए एजुकेशन का, जितने भी आपको टॉप इंडस्ट्रीज दिख रही हैं सबके बेसिक रिसर्च सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ में, बेसिक रिसर्च सेंटर सबके यूनिवर्सिटीज़ में है। वहाँ से वो फाइन ट्यून करने के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं खाली। वहाँ से एक आइडिया इंडस्ट्री से जनरेट होता है और इस सेंटर के ऊपर ढकेल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनोवेटिव ब्रेन इनके पास, उनके पास जो आता है ना ब्रेन, वो प्रोफेशनल ब्रेन होता है। उसका सोचने का तरीका प्रोफेशनल होता है। यूनिवर्सिटी के पास जो बच्चा है उसके सोचने का तरीका इनोवेटिव होता है। तो उसको यूनिवर्सिटी के पास ढकेल दिया टारगेट के साथ कि ये टारगेट है, ये हमारा एम है ना, ऐसे ऐसे ये करना है, फंड कर दिया। अब आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी का हर रिसर्च सेंटर खुद में एक रेवेन्यू जनरेशन सेंटर, इसलिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को 100% ऑटोनॉमी है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किसी यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसिस में जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई उनको इंटरटेन करे, है ना। अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है
है ना, नो, तो नो बडी विल गो टू एंटरटेन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहां 100% ऑटोनॉमी। प्रेसिडेंट है वो, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये चीज, अब बीज जब पड़ेंगे और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मेच्योर होंगे, तो आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। जरूरी यह है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स हमारे सिस्टम के द्वारा लिए जाएं। ये इसका तीसरा या चौथा कंपोनेंट था, है ना, NEP 2020 का। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, वो रिसर्च ओरिएंटेशन। रिसर्च ओरिएंटेशन में क्या होता है? इनोवेशन उसका अपने आप पार्ट हो गया। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो अपने आप उसका पार्ट हो गई। रिसर्च ओरिएंटेशन में क्या है कि किसी भी विषय को एक किस क्रिटिकल एंगल से हम सोचें और देखें और मनन करने का प्रयास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अगर इंडियन नॉलेज बैंक उठा करके देखें, हमारा एंशियंट, तो उसमें इन्वेंशंस की भरमार है ना। च्यवनप्राश से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। और आपको पता नहीं, ये पता है कि नहीं, कि जो पैरासीटामॉल है, बुखार उतारती है ना, मत खाइए। सिर्फ 7 नीम के सींक, नीम का पत्ता आता है, उसके सींक निकाल लीजिए, ठीक है, और 1 गिलास पानी में उसको तब तक उबालिए जब तक कि वो आधा न रह जाए। थोड़ा सा गर्म रहे उसको पी लीजिए, दिन में 3 बार पीजिए, है ना, आपका फीवर लगभग नॉर्मल तक आ जाएगा। इसको करके देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हल्दी, आपको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारे नॉलेज सिस्टम ने बताई है। तो रिसर्च ओरिएंटेशन ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जितनी वनस्पतियां हैं उतनी पूरे विश्व में कहीं नहीं, और उसमें से 1% का भी हम रिसर्च में इंक्लूजन नहीं कर पाए। 207 वैरायटी के मशरूम होते हैं ना, उसमें से सिर्फ 17 खाने लायक हैं, बाकी फालतू नहीं है ना। लेकिन हमने उस पर रिसर्च नहीं किया, है ना। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। देखिए, अगर जहर भी है तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस, है ना। लेकिन हम चीजों को श्रिंक करके बैठे कि जो खाने वाला है उसी पर हम बात करेंगे, बाकी बेकार है हमारे लिए, तो ये गलत है। तो रिसर्च ओरिएंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के ऐसे तमाम कंपोनेंट्स हैं जो NEP 2020 में इंक्लूड किए गए, है ना। और इसलिए ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे ये माना जाता है कि अगर सही डायरेक्शन में ये चलती रही तो लगभग 10 से 15 वर्षों के बाद, है ना, समय बदलने लगेगा, हमारी जनरेशन बदलने लगेगी, उसके सोच का तरीका बदलने लगेगा। हमारी जनरेशन फिर सरकारी नौकरी छोड़ करके ये कहेगी कि हम 5 लोग हैं, मिल करके कोई काम करते हैं, ठीक है, और उस काम से हम 5 की तो जीविका होगी, है ना, 15 की और भी जीविका चलेगी। ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर प्रैक्टिस आपको सरकारी नौकरी की तरफ अगर ले जा रही है तो ये सिस्टम का फेल्योर है। अब सॉरी टू से, आप उसी की तैयारी कराते हैं, है ना। बट अपनी एबिलिटी के ऊपर भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं, है ना, और कहाँ पहुँच जाते हैं, ये आपको आइडिया नहीं रहता। एक ही क्लास में 20 बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चा अलग अलग प्लेस एक्वायर करता है, उसकी अपनी पर्सनल जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, है ना, वो उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और अगर सिस्टम ऐसा हो कि उसकी व्यक्तिगत क्षमता में और निखार आ जाए, है ना, तो आप समझिए कि हमारी जनरेशन क्या कुछ कर सकती है।